नमस्कार। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, मां का कटा हुआ हाथ लेकर न्याय मांगता एक जवान। कानपुर की घटना थी। मैं ब्रीफ में बता देता हूं। आईटीबीपी का एक जवान विकास सिंह की मां का साधारण सर्दी जुकाम या फिर कुछ सांस की तकलीफ के कारण, जैसा मीडिया रिपोर्ट है, उसको भर्ती कराया गया वहाँ के एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कृष्णा हॉस्पिटल में, कानपुर में। 13 तारीख की घटना, 13 मई को। गलत इलाज के कारण कथित रूप से उनके हाथ में इन्फेक्शन फैल गया। उसके बाद उसको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया, जहाँ उसकी हाथ काट दी गई। अपनी माँ का हाथ को आइस बॉक्स में लेकर विकास सिंह जवान आईटीबीपी के वो भटकते रहे, थाना से लेकर के पुलिस कमिश्नर के ऑफिस तक। कोई सुनवाई नहीं हुई और खानापुरी के नाम पर कमिश्नर ने सीएमओ की एक टीम बना दी। वो टीम में डॉक्टर की मदद ही करता है, तो एक लीपापोती हो गया। उस पर नाराज़ हो गया लोग। और गौरव यादव जो कमांडेंट हैं वहाँ आईटीबीपी के, वो अपने जवानों के साथ बाकायदा अपॉइंटमेंट लेकर कमिश्नर से मिलने आए। मीडिया में खबरें चलने लगी कि आईटीबीपी के जवानों ने कमिश्नर के ऑफिस पर कब्जा कर लिया। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक 40 से 50 हथियारबंद आईटीबीपी जवान परिसर में दाखिल हो गए वर्दी। हथियार और गुस्से से भरे जवानों को देखकर पुलिसकर्मी भी पीछे हट गए और पूरा कमिश्नरेट करीब 1 घंटे तक छावनी बना रहा। दरअसल मामला आईटीबीपी कमांडो विकास सिंह की मां निर्मला देवी से जुड़ा है। विकास का आरोप है कि कृष्णा हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से उनकी मां के हाथ में गंभीर संक्रमण फैल गया और बाद में डॉक्टरों को उनका हाथ काटना पड़ा। घटना के बाद विकास सिंह पहले अकेले अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे थे। उन्होंने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने जांच सीएमओ को सौंप दी। सीएमओ कार्यालय की ओर से जांच टीम गठित की गई, जिसने अस्पताल और मेडिकल दस्तावेजों की जांच शुरू की। लेकिन आरोप है कि जांच में कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई। इसी से असंतुष्ट होकर विकास सिंह ने दोबारा आपत्ति पत्र दिया और इस बार उनके समर्थन में आईटीबीपी के 40 से 50 जवान और अधिकारी भी कमिश्नरेट पहुंच गए। हथियारों के साथ पहुंचे जवान पूरे परिसर में तैनात हो गए। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पुलिसकर्मी भी पीछे हटते नजर आए। ये पूरा वीडियो मैंने दिखाया, मैं उसका लिंक दे देता हूँ। मैंने उस वीडियो में बताया था कि गौरव यादव पर दबाव डाला गया कि आप बयान दीजिए। उन्होंने बड़ा ऑफिशियल प्रोटोकॉल को मानते हुए उन्होंने बयान दिया कि कमिश्नर साहब से उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था, वो मिलने आए थे। क्या मैसेज चला गया उससे? जो हमारे अभी आप सबको पता होगा, जो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे। शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे, गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें, और जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। कमिश्नर का भी बयान उसी लाइन पर था कि ये मिलने आए थे और ऑफिस पर कब्जा करने की ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जिसमें मम्मी ने खाना खिलाया, सिर इतना बड़ा किया, आज वही मम्मी को हाथ लिए घूम रहा हूँ, कोई कुछ किसने काटा है। In Kanpur, the case of ITBP Jawan Vikas Singh has now triggered a fresh probe into allegations of medical negligence at a private hospital. तो सांस की दिक्कत थी उनको और हाथ काटना पड़ रहा है इनको गलती। Singh alleges that due to delayed and improper treatment, his ailing mother's right hand had to be amputated above the elbow. On Saturday, ITBP personnel and senior officials met the police commissioner after reports claimed they had surrounded the office. Claims both the force and police have dismissed as rumors. Authorities say the matter is being examined by a joint committee of police officers, ITBP medical officials and doctors nominated by the district CMO. Singh had earlier arrived at the commissioner's office carrying his mother's amputated hand, demanding action and justice. The preserved hand remains in police custody as the inquiry continues. लेकिन आईपीएस का गुरूर, आईपीएस का रुतबा वो मध्यकालीन युग में होता था ना। राजा के दरबार में कोई ऊंची आवाज में बोल दे, गुस्ताखी, सजा मिल जाती थी। तो ये आईटीबीपी के कमांडेंट साहब अपने जवानों के लेकर न्याय मांगने की गुस्ताखी कर दिया कमिश्नर ऑफ पुलिस कानपुर के यहाँ। उसके बाद ये कमिश्नर साहब आईटीबीपी के डीजी
को कार्रवाई के लिए लिख दिए हैं। और आप देख लीजिएगा इस देश में जो लॉबीज़ है आईएएस और आईपीएस का, वो इनको छोड़ेगा नहीं और इन पर कार्रवाई हो जाएगी। संभवतः उस जवान पर भी कार्रवाई होगी जिनकी मां का हाथ कट गया था। प्रश्न ये उठता है कि हम लोग आधुनिक प्रजातांत्रिक समाज मुल्क में हैं या हम लोग अभी भी नेताओं और बड़े अधिकारियों, स्पेशली आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के कॉलोनियल माइंडसेट के तहत काम करने, अपनी बात रखने को मजबूर है। मैं कुछ वीडियोस आपको दिखा देता हूं जो खबरें चल रही है कि कमिश्नर ने लिख दिया है डीजी को, और मेरा अपना अनुभव कहता है कि देख लीजिएगा पक्का उन पर कार्रवाई होगी और उस कार्रवाई की खबर भी नहीं चलेगी, मीडिया भी शांत बैठ जाएगा। मैं देखिए आपको बताता हूं कि ये पूरा खेल कैसे होता है, कैसे इस देश के पूरे सिस्टम पर आईएएस, आईपीएस, जुडिशरी और ये पॉलिटिशियंस जो टॉप लेवल के हैं, इन लोगों ने कैसे कब्जा किया और सामान्य नागरिक के अधिकार और जो जूनियर लेवल के कर्मी और अधिकारी हैं, चाहे वो सरकारी हो, अर्धसरकारी हो, प्राइवेट हो, उन सब के अधिकारों को, उनके जायज मांगों को बुलडोजर की तरह रौंद देता है। एक कानून अभी बहुत विवाद में आया था, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2026। ये कानून बन गया, बिल के रूप में राज्यसभा में 25 मार्च को पेश हुआ, 1 अप्रैल को राज्यसभा से पास हो गया। यानी मुश्किल से 2-3 दिन बहस क्या होगा। आज की सरकारें संसद और विधानमंडलों में बहस नहीं करना चाहती है और अपोजिशन तो बिल्कुल सुनना नहीं चाहती है। अगर कोई कंक्रीट सुझाव हो तो अमेंडमेंट भी बाय एंड लार्ज नहीं लाना चाहती, कि ईगो हर्ट होते हैं। उसके बाद 2 तारीख को लोकसभा में आया और तुरंत पास हो गया, एक कानून बन गया। मैं इस कानून के कुछ प्रावधान को आपको दिखा देता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि कानून के कुछ प्रावधानों को भी हम स्क्रीन पर भी दिखा दें। 5 चीज जो आपको जानना चाहिए वो ये है, ये पूरा जो एक्ट है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं, चाहे तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन कानून के मसौदे इतने क्लिष्ट, इतनी कानूनी भाषा लिखी रहती है कि सबको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहला जो सबसे डेंजरस प्रावधान किया गया वो ये किया गया कि साहब ये सेंट्रल पारा मिलिट्री फोर्सेस, जिसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और बीएसएफ, ये 5 बल इसमें लाए गए। ये जो 5 प्रावधान जिसकी चर्चा मैंने की, वो क्या क्या चीज इसमें लाया वो हम आपको बता देते हैं। पहला चीज जो अमित शाह ने बिल पेश किया, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे सो समझ लीजिए। कथित रूप से ऑब्जेक्टिव क्या थे? पहला कि केंद्र और राज्यों में बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा। इंडियन पुलिस फोर्स जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 312 वगैरह के तहत हुआ है, इसको भाषा तो वो नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा है कि इसको सुप्रीमेसी मिलना चाहिए सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्सेस में, क्योंकि सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्सेस तो पार्लियामेंट के कानून के तहत बने हैं। तो जो सबसे डेंजरस प्रावधान किया वो ये किया कि इसकी जो हायरार्की होगी, इसकी जो संरचना होगी इन पारामिलिट्री फोर्सेस की, उसमें आईजी के लेवल पर 50% आईपीएस जाएंगे डेपुटेशन से, एडिशनल डीजी के लेवल पर 60% और स्पेशल डीजी और डीजी पर 100% आईपीएस की प्रतिनियुक्ति होगी। यानी अब इन 5 सशस्त्र बलों के स्पेशल डीजी और डीजी ये अनिवार्य रूप से आईपीएस अफसर ही होंगे। दूसरा जो बहुत डेंजरस चीज है वो ये कि इस कानून को ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया गया, यानी जितने भी कानून बने हुए हैं इस देश में, अगर उन कानूनों का इस कानून से, सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2026 के किसी प्रावधान से अगर टकराहट या कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्ट्रडिक्शन होता है, तो यही कानून उस पर प्रिवेल करेगा। तीसरी महत्वपूर्ण चीज थी कि इसने केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम्स को, गृह मंत्रालय को व्यापक अधिकार दिए। और 5वां प्रावधान ये कि यह राज्य और केंद्र के बीच में समन्वय का काम करेगा। देखिए आपको बताते चलें कि सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्सेस, अर्धसैनिक बल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इनका काम मुख्य रूप से जो हमारी देश की फौज है, सेनाएं हैं, उनको एक तरह से ऑक्सिलरी प्रोवाइड करना था, उनको मदद करना था। और इसके स्पेसिफाइड काम थे, जैसे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो होस्टाइल बॉर्डर होता है
जहां हर समय आर्मी को नहीं रखा जा सकता है, वहां पर बीएसएफ रहती थी। सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो देश के एयरपोर्ट्स वगैरह हैं और फिर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, भारत सरकार के पब्लिक सेक्टर की कंपनीज, एनटीपीसी, ओएनजीसी वगैरह, इसकी सुरक्षा करना। सीमा सुरक्षा बल एसएसबी, एक कॉम्पैरेटिवली लेस हॉस्टाइल बॉर्डर पर इनकी प्रतिनियुक्ति होती है, जैसे नेपाल वगैरह का बॉर्डर है। और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी, जिसका ये मामला है, इसको इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पर स्पेशली रखा गया, इसलिए कि आपको पता है कि वहाँ चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और वो बॉर्डर बड़ा हॉस्टाइल है। लेकिन कालांतर में इन बलों का प्रयोग इन नेताओं ने अपने बॉडीगार्ड के रूप में करना शुरू किया, जिसको Z+ या जेड सिक्योरिटी मिलती है। देखते हो बिहार में भी सीआरपीएफ के जवान, जिसको स्पेसिफाइड और स्पेशल ट्रेनिंग दे करके स्पेशल काम के लिए रखा गया था, इन लोगों ने बॉडीगार्ड बना लिया। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ये राष्ट्रीय सुरक्षा आतंकवादी विरोधी ऑपरेशंस, ऐसे सेंसिटिव मामलों के लिए इसको रखा गया था। सरकारों ने क्या किया, नेताओं ने एनएसजी का बॉडीगार्ड मुलायम सिंह यादव को मिला, लालू यादव को मिला, आडवाणी जी को मिला, और अब तो पता ही नहीं कितने लोगों को मिला। अब देखिए, यह जो कानून बना, इसमें जो ये कानून का जो मसौदा होता है, उसमें अमित शाह ने मुख्य रूप से 5 इसके कारण और उद्देश्य की चर्चा की थी। मैं उन कारणों को विश्लेषित कर देता हूं, और इन जो कारण बताए हैं कितना बोगस है, कितना वाहियात है, और असली नियत क्या है, हम आपको बता दें। पहला था कि साहब, ये अर्धसैनिक बलों की राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसका संगठित और यूनिफाइड अम्ब्रेला लॉ, यानी एक ही टाइप का कानून रहना बहुत जरूरी। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक ही तरह के कानून बनाकर आप ये विभिन्न प्रकार के जो सुरक्षा बल हैं, ठीक है, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन वगैरह में आप करते, लेकिन सबके काम करने की स्थिति बहुत डिफिकल्ट है। जैसे सीआईएसएफ कंपैरेटिवली कम हॉस्टाइल वातावरण में काम करता है, एयरपोर्ट्स में, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स में, एनटीपीसी, ओएनजीसी, मैं जमशेदपुर में पोस्टेड था, वहाँ यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उस सब की सुरक्षा के लिए था। तो वहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा कोई खतरा नहीं होता, रूटीन टाइप का काम होता। सीआरपीएफ सामान्यतः नक्सल ऑपरेशन, आतंकवादी घटनाओं, जम्मू कश्मीर वगैरह में बहुत हॉस्टाइल रहता है। आईटीबीपी का तो और हॉस्टाइल है। इसके अलावा एसएसबी का उतना हॉस्टाइल नहीं होता है, ये फ्रेंडली बॉर्डर्स पर रहते हैं, जैसे भारत नेपाल वगैरह के सीमा पर। तो ये सब लोगों को एक तरीके से आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं? अगर ट्रीट करना ही था तो इस सबको मर्ज कर दीजिए और आवश्यकता अनुसार सबको डिप्यूट कर दीजिए। दूसरा, इनके उद्देश्य में लिखा है कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का ढांचा अन्य संगठनों से अलग है। ठीक है, बिल्कुल अलग है, तो अलग रहना भी चाहिए, क्योंकि अलग तरह का पुलिस फोर्स है। अब ये बिहार पुलिस से इसकी तुलना तो आप नहीं कर सकते। तीसरा, कहा कि आईपीएस अधिकारी वो ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल और लॉ एंड ऑर्डर और इन चीजों में महारत हासिल होता है, इसलिए इनको इसका हेड बनाया जाना चाहिए। यहाँ पर एक तर्क आपको देते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था, लोक प्रशांति बहाल करने के लिए आईएएस अधिकारियों को भी अधिकार मिले हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम्स को बीएनएसएस की कई धाराओं में 163, 126 सहित अन्य धाराओं में अधिकार है। तो ऐसा क्यों नहीं कर दिया जाए कि जिलों में एसपी और आईएएस ही रहेंगे, क्योंकि तो ज्यादा एलिट है। और राज्य का डीजीपी की क्या जरूरत है, राज्य के डीजी पर आप बना दीजिए आईएएस को। बिहार में आईजी प्रिजन्स आईएएस होता है, इनका पूरा पुलिसिंग है वो, तो फिर आईएएस वहां क्यों है? ये कितना बोगस, बेसिकली हम अंतिम में बताएंगे कि सरकार क्या मंशा क्या रहता है। कई मुकदमों और विवादों का निपटारा, प्रमोशन को लेके, पोस्टिंग को लेकर के, पेंशन को लेके कई मामले आते रहते हैं। तो ठीक है, एक यूनिफाइड कानून आप बता दीजिए, मैं इससे सहमत हूं बाय एंड लार्ज। हालांकि उद्देश्य क्या है सो बता देते हैं। और एक है नए कानून का प्रशासनिक ढांचा, मैंने प्रशासनिक ढांचा को ठीक ठाक करके। मैं आपको इसके स्क्रीन पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को बता दें। ऐसा नहीं है, इस पर काफी विवाद भी हुए, अपोजिशन के लीडर्स ने इस पर चर्चा भी की। जो रिटायर्ड अर्धसैनिक बल हैं उनसे भी विरोध के स्वर उठे, इन बलों में भी आंतरिक विरोध के स्वर उठे। वो 5-6 क्या कारण थे विरोध के और क्या कठिनाई होगी इसके कारण। पहला, आप देखिए कि ये सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का रिक्रूटमेंट बिल्कुल अलग तरीके से होता है, इसकी अलग ट्रेनिंग होती है, इसका रूटीन भी बहुत टफ होता है। तो अब इसके जो ऑफिसर्स आते हैं वो भी यूपीएससी से ही आते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट पर नियुक्ति होती है, कमांडेंट डीआईजी वगैरह तक जाते हैं।
तो इनका तो प्रमोशन आप ब्लॉक कर दिए, क्योंकि आईजी में 50% आईपीएस रहेगा, एडीजी में 60%, स्पेशल डीजी तो ये बेचारा कभी नहीं बन पाएगा। तो इससे तो सीधे उनके मनोबल पर असर पड़ेगा। दूसरा जो इसका नेगेटिव चीज है, हमने देखा है नक्सल प्रभावित जिलों में भी पोस्टेड रहे हैं। बिहार सरकार ने एक पोस्ट बनाया था एएसपी ऑपरेशन, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस से ही आते थे, और उन जिलों में जो कैंप्स लगते थे स्पेशली सीआरपीएफ या बीएसएफ वगैरह कराता था। तो अपेक्षा ये की गई थी, नीतीश कुमार जी का एक अच्छा सोच था कि चूंकि एंटी नक्सल ऑपरेशन में बिहार पुलिस कांस्टेबल उतना दक्ष नहीं है, उसको ऐसी ट्रेनिंग भी नहीं है, इसलिए इनका मदद लिया जाए। लेकिन धीरे धीरे मुझको याद है एक घटना लखीसराय का, वहाँ पर एएसपी जो ऑपरेशन थे वो संभवतः बीएसएफ से आए थे या सीआरपीएफ से आए थे। तो इन लोगों ने एंटी नक्सल ऑपरेशन में बिहार पुलिस और एसपी डीएसपी थानेदार वगैरह वो एट्रोसिटी करने लगा, वसूली भी करने लगा और इनके फोर्सेस का उपयोग करता था। तो इस एएसपी ने इन्होंने विरोध किया। मुझको याद है उस जिले का एसपी इनका बॉडीगार्ड, इनका गाड़ी सब ले लिया और रिकमेंड कर दिया स्टेट गवर्नमेंट को, उनको वापस कर दिया। तो आप सोच करके देखिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की जिन कारणों से, जिस उद्देश्यों से गठन किया गया था वो तो डिफीट हुआ। तो दूसरा है कि जवान और अधिकारियों का मनोबल गिरना। तीसरा, ये आईपीएस को एंटी नक्सल, एंटी इंसर्जेंसी आदि का उतना स्पेशलाइज ट्रेनिंग तो मिलता नहीं जितना सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को मिलता है। आप आईपीएस की ट्रेनिंग देख लीजिए, ठीक है, हैदराबाद वगैरह में उम्दा ट्रेनिंग होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? आप बिहार में चले जाइए ना, सरदार पटेल भवन बना हुआ है पुलिस मुख्यालय, वहाँ पर मोटे तौर पर डीआईजी से लेकर डीजी तक बैठते हैं। 90% आईपीएस ऑफिसर्स को वहाँ कोई टेंजिबल काम नहीं। मुझको कई एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारियों ने बताया, कुछ सर्विंग अधिकारियों ने भी बताया कि पुलिस मुख्यालय में सिवाय चुगलखोरी, इंटरनल पॉलिटिक्स, स्टेट का पॉलिटिक्स, कौन कितना कमा रहा है, मेरी पोस्टिंग फलाने जगह पर क्यों नहीं होगी, लेग पुलिंग, यही सब होते रहता है। और इन्हीं लोगों को आप सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का डीजी और स्पेशल डीजी बना रहे हैं। मैं दावे के साथ बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ये सभी जो आईपीएस लोग जाएंगे ना, ये जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ वगैरह, आईटीबीपी बचा हुआ है थोड़ा बहुत, इन लोग जा करके वहाँ भी गंदगी फैलाएगा। तो बाहरी नेतृत्व जब आएगा तो जिसको बल का अनुभव, जिसको उसका अनुभव नहीं, आप आके बॉस बना दिया। आप फर्ज कीजिए ना कि मैं एक सिविलियन, हमको आर्मी में कहिए कि साहब आप कर्नल हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? एक कंपाउंडर को बोलिए कि आप पीएमसीएच आईजीएमएस का आप डायरेक्टर बन जाइएगा। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? देखिए, मैं बताता हूं इसका दूसरा जो चौथा दुष्परिणाम है, यहाँ अब बढ़ेगा। आईपीएस और सीएपीएफ के अधिकारियों के बीच में वैसा ही पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा जैसे स्टेट में आईएएस, आईपीएस, डीएसपीस, डिप्टी कलेक्टर्स के बीच में खूब टकराव होता है। पॉलिटिक्स सबको कॉन्टामिनेट कर दिया इस सरकार ने। मोदी जी और अमित शाह जी ने इसको कॉन्टामिनेट कर दिया। प्रशासनिक खींचतान होगा, चेन ऑफ कमांड टूटेगा, आंतरिक असंतोष होगा, और जो मिलिट्री वाला कल्चर था, पैरामिलिट्री फोर्सेस का सब चीज मोटे तौर पर मिलिट्री टाइप होता है, तो वो जो मिलिट्री लीडरशिप की जो ट्रेडिशन थी वो धीरे धीरे खत्म होगा। और सबसे डेंजरस बात ये कि जो युवा है, जो यूपीएससी से असिस्टेंट कमांडेंट या फिर फॉर दैट मैटर उसके और जो रिक्रूटमेंट के रूल्स हैं उसके हिसाब से उसमें जाते हैं, तो उनकी प्रोन्नति का अवसर रहता है, तो सब बंद होगा, तो डिस्करेज्ड होगा युवा कि क्यों वहाँ जाएगा। मैं बिहार में कई एक अधिकारियों को जानता हूं जो बिहार ग्रामीण विकास सेवा में या बिहार प्रशासनिक सेवा में या अन्य सेवाओं में आ गए हैं, सिविल सर्विसेज में, जो कि पहले सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में थे। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि जब आप सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह थे, डिप्टी कमांडेंट वगैरह थे, तो आप क्यों छोड़ दिए नौकरी? तो उन लोगों ने कहा कि एक तो सर वहाँ का माहौल बड़ा हॉस्टाइल है, हमेशा खतरा बना रहता है, कब लैंड माइन से उड़ जाए, कब एम्बुश हो जाएगा, कब मारे जाएंगे, छुट्टियाँ नहीं मिलती है, परिवार के साथ रह नहीं पाते हैं, कैंपों में पूरा जीवन गुजर जाता है। और सबसे डेंजरस चीज़, हमको मालूम है कि कमांडेंट से ऊपर सामान्य तौर पर हम नहीं जाएंगे, और डिसिप्लिन का खतरा हमेशा बना रहता है। मैं आपको बता दूं कि यह जो कानून लाया है
यह इसके असली मकसद क्या है सरकार का, इसको ध्यान से सुनिएगा। असली मकसद यह है कि जो आईपीएस है वह तो जीवन भर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस का दलाली करेगा। एसपी की पोस्टिंग कौन करता है? डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजी की पोस्टिंग कौन करता है? ये लोग दिन भर नेताओं, विधायकों, मिनिस्टर्स के तलवे चाटते रहता है कि हमको जिला मिल जाए, हमको रेंज मिल जाए, हमको जोन मिल जाए, हमको बढ़िया पोस्ट मिल जाए ताकि हम मलाई काटें। आप अक्सर देखिएगा कि मैं इसमें कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। सब्जी मंडी में पहले होमगार्ड का सिपाही लोगों से सब्जी वसूलवाता था ये लोग, बाद में चूंकि यूनिफॉर्म था तो स्टिंग ऑपरेशन वगैरह का खतरा था, तो प्राइवेट आदमी रखता है, वो सब्जी तहसीलता है, फल तहसीलता है, और थानों में वो सब्जी और फल एकत्रित हो जाता है। और आपको हम बता रहे हैं, थाना से लेकर के ऊपर तक एक आध दो अफसर अपवाद हो सकते हैं जो अच्छे हैं, वहाँ पहुँचता है। मुझको मजाक में एक सब इंस्पेक्टर ने कहा कि सर जानते हैं इन लोगों के घर पर जाइएगा तो हमेशा मिक्स वेजिटेबल मिलेगा, कहा कि सब जगह से वसूलाता है। कुछ आईपीएस, आईएएस, कुछ डीएसपी शानदार उम्दा चरित्र के हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जाएगी। तो आप लोगों ने इस पूरे व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। उद्देश्य क्या था कि चूंकि आईपीएस हमको ज़्यादा चाटुकार मिल जाएगा, इस पर ज़्यादा नियंत्रण रखेगा, उसको डर भी रहेगा कि जब स्टेट में आएगा तो हम ही पोस्टिंग उसकी करेंगे, तो वो जो कहेंगे वो करेगा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में। यानी आप देख लीजिएगा कि समय आ रहा है कि इन लोगों ने पहले अर्धसैनिक बल को छुआ है, अब यही धंधा इन लोग आर्मी में भी कर देगा। इसकी क्या गारंटी है कि कल एक आर्मी के लिए कानून न बन जाए और उसमें कहे कि साहब कर्नल में 50% आईपीएस रहेगा, ब्रिगेडियर में 30% रहेगा और लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह में आईएससी रहेंगे या आईपीएससी रहेंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं। हो सकता है इस देश में, कुछ भी संभव नहीं। इसलिए मैंने कहा कि सोच करके देखिए, आईटीबीपी का वह जवान और आईटीबीपी के कमांडेंट गौरव यादव का सिर्फ यही दोष था कि वो लोग न्याय मांगने के लिए गए थे उस पुलिस कमिश्नर के पास, उस व्यवस्था के पास जो संवेदनहीन है, जो उसको न्याय नहीं दिया। और जब न्याय मांगने गया तो कहा, इसके अहम ने कहा गुस्ताखी मैं दिखाता हूँ। तो इसके डीजी भी आईपीसी रहेंगे, तो आईपीएस के यहाँ शिकायत होगी। और आप देख लीजिएगा विकास सिंह और गौरव यादव कमांडेंट, ये दोनों पर आने वाले समय में कठोर कार्रवाई हो जाएगी। यह इस देश की ईमानदार पुलिस बल के दुर्गति की कहानी है। ये पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था न सिर्फ आम नागरिकों को परेशान कर रही है, बल्कि सरकारी तंत्र में भी जो निचले स्तर पर है, मध्यम स्तर पर है, उन सबको वैसे ही रौंद रहा है जैसे आजकल फैशन चल गया है बुलडोजर बाबा की। तो ये बुलडोजर शासन अब चलना शुरू हो गया है। आप निश्चिंत रहिए कि अगला बुलडोजर आपके अपील पर, आपकी मांग पर और आपके ग्रीवांसेस पर भी हो सकता है। तब तक इंतज़ार कीजिए और मैं भी इंतज़ार करता हूँ। नमस्कार।